हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो STSU के स्टूडेंट हैं BA फर्स्ट ईयर के, उनके लिए इको का ये पेपर लेकर आए हैं एक्सपेक्टेड MCQs का। इसमें जो है स्टूडेंट के लिए जो MCQs हमने लिए हैं वो सारे ही एक्सपेक्टेड हैं। उनको अच्छे से तैयार कीजिए, और आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको मालूम ही है कि पेपर जो है हिंदी मिरर पर जो आपको कराए जा रहे हैं मोस्टली उनमें से आंसर आपके आ ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर इको का। और पहले बता दें कि ये जो इको का आपका पेपर है, ये वाला पेपर आपका सेकंड पेपर है। और इस सेकंड पेपर में मैंने जो आपकी यूनिट्स कवर करने की कोशिश की है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट कवर करने की कोशिश की है। तो जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। और जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं हिंदी मिरर से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आगामी जो परीक्षा आपकी हो रही हैं और होने वाली हैं तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, स्लाइड आपकी, इसमें आपकी स्लाइड है, इसमें आज कम से कम 12 स्लाइड का ये आपके टॉपिक है। पूरा कंटेंट जो है 12 स्लाइड में बटा हुआ है। हर स्लाइड में अलग अलग प्रश्न हैं। तो पहली स्लाइड के आपके जो आज के प्रश्न हैं वह 4 प्रश्न हैं। और दो स्टूडेंट, एक चीज़ और, जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ते जाती हूँ तो आंसर तो मैं बता ही देती हूँ, लेकिन आप अपना भी आंसर सोच के रखा करें कि ये वाला आंसर इसका हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत को एक अर्धविकसित देश कहा जाता है क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ, ऑप्शन पढ़ के अपना आप से इसका आंसर सोचा करें। अगर मैं ऑप्शन पढ़ूंगी तो वीडियो पूरी 1.5 घंटे की जाएगी, क्योंकि आज के क्वेश्चन आपके कम से कम 60 के आसपास के क्वेश्चन हैं। रात भी मैंने आपकी इतनी ही वीडियो जो फर्स्ट पेपर की डाली थी वो भी इतने के ही आसपास है। तो देखते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है। भारत को एक अर्धविकसित देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय निम्न है। नहीं, 1 मिनट, आंसर आपका जाएगा उपरोक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये भी प्रति व्यक्ति आय निम्न है, कृषि की प्रधानता है, व्यापक रूप से बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी है। तो इसका ये वाला आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर है। और इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं कि भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व में कौन से स्थान पर आता है, भारतवर्ष क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से स्थान पर आता है। तो ये इस तरह के प्रश्न भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रश्न है। चलिए देख लीजिए कितने वर्ग किलोमीटर है। यह 32.8 लाख किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है ना। भारत में विश्व की कुल भूमि का, यानी विश्व आ गया ना विश्व वाला प्रश्न, तो विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है भारत में। तो तीसरे का आपका जाएगा 2.4% है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धनी देश है। भारत एक धनी देश है किंतु यहाँ के निवासी निर्धन है। यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन सही है, बताना है सही है। धनी देश है किंतु यहाँ निवासी निर्धन है। तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा हाँ। क्यों है ऐसा, कभी हम लोगों ने सोचा है कि भारत एक धनी देश है, यहाँ पर बहुत धन संपदाएं हैं, काफ़ी खनिज पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी हम निर्धन हैं। ऐसा क्या रीज़न है। इसका आंसर तो सही है हाँ का, लेकिन रीज़न क्या है ये भी आप ढूंढिए, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे प्रश्न 8। ठीक है, यहाँ पर मिले आपको 4 प्रश्न। चारों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं, कॉमन प्रश्न हैं, आपको पता होने चाहिए इन प्रश्नों के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप इसमें प्रश्न देखते हैं लघु उत्तरीय। मैंने कहा है लघु उत्तरीय भी आप देख लीजिए, तैयार कीजिए इनको। भारत में जो प्राकृतिक संसाधन का महत्व ये छोड़ दीजिए। भारत में भूमि में टिप्पणी लिखी ये भी छोड़ दीजिए। मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ, ये याद कीजिए। जल संसाधनों की उपलब्धता बताइए, देख लीजिए कौन कौन से जल संसाधन हैं हमारे यहाँ, ये छोड़ सकते हैं। लेकिन कौन कौन से विकास कौन कौन से सन में किए गए ये आप बता सकते हो, है ना। और पिछड़े होने के कारण 1-2 कारण देख लीजिए। वनों के विकास के लिए सुझाव देख लीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आप वन लाइनर में चेक कर सकते हैं।
अब देखते हैं हम पहला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व भूमि का कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये प्रश्न अभी आपका फर्स्ट स्लाइड में भी आया था, अब यहाँ पर भी आ चुका, लेकिन वहाँ पर दूसरे तरीके से इसको पूछा गया, वहाँ शॉर्ट वे में पूछा गया तो, और यहाँ से पूछा गया। लगाइए आंसर इसका खुद का, अभी बिल्कुल आंसर जस्ट मैंने भी बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाता है। क्या होती है हेक्टेयर भूमि, तो बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे। तो दूसरे का आपका आंसर इसमें जाएगा ब, ठीक है, दूसरे का आंसर इसमें ब जाएगा आपका 30.60 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग कुल कृषित भूमि के अंतर्गत आता है। क्या मतलब हुआ इसका कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र का है प्रतिशत भाग, उसमें कितने उस पर भूमि भाग पर क्या होती है, कृषि होती है। तो तीसरे का आंसर आप इसमें लगाएंगे 61.8%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, भारत में वनों का क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर है, ठीक है। इसमें बताना है आपको कितने हेक्टेयर है वनों का क्षेत्र। तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा 692.0 जो है वनों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था या किया गया है। तो पांचवे का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब, ठीक है, ब 1980 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भूस्तरीय जल के स्रोत हैं, कौन से भू जल के स्रोत हैं। तो 6 का आंसर आपका जाएगा द, इनमें से सभी, वर्षा भी है, ओस भी है, बर्फ भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भूमिगत जल आपूर्ति है, क्या है जल आपूर्ति। 400 अरब घन मीटर, 432 अरब घन मीटर, या 448 अरब घन मीटर, या 450 अरब घन मीटर। तो 7 का आंसर जाएगा बी, 432 अरब घन मीटर भूमिगत जल आपूर्ति होती है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद गठन किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे इसमें जो 8 के 8 क्वेश्चन है वो सारे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं आपके। तो आपका लास्ट जो 8 प्रश्न है उसका आंसर जाएगा ये वाला, मार्च 1983, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मार्च 1983 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इस वाली स्लाइड के कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे 6 प्रश्न, ठीक है। 6 प्रश्न देखते हैं कैसे हैं वो प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर चेक करते हैं प्रश्न पहला, भारत का भू क्षेत्र संपूर्ण विश्व का 2.4% है, आपको भी बताया था हमने ये, जिसे विश्व की कुल जनसंख्या कितने भाग का पालन पोषण करना पड़ता है ना। अब इसने प्रश्न यहाँ पर ये तो बता ही दिया जो हमने ऊपर अभी कराया आपको, लेकिन यहाँ पर ये अब ये पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या के कितने भाग का उसको पोषण करना पड़ता है। तो पहले का आंसर इसमें आपका मैंने बताया ना, इस वाली स्लाइड में 6 प्रश्न जाएंगे, तो पहले का आपका इसका आंसर हो जाएगा ब, 15.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस वाली स्लाइड के मोस्टली सारे ही प्रश्न, वैसे तो मैं जितने भी प्रश्न लेकर आती हूँ सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो अच्छे लगते हैं उनको तैयार किया कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे का देखते हैं, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया है। तो दूसरे का आपका आंसर जाना चाहिए 1871 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, अभी मैंने आपको बताया था ना कि स्थान भी पूछे जाते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी जनसंख्या का मैंने आपको जिक्र भी किया था, और ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देंगे या अपने आप से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या कितने करोड़ है। 2011 में ही अभी जनगणना हुई नहीं है, इसके 2011 के ही रिकॉर्ड आपसे पूछे जाएंगे। तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा क्या, ब, ठीक है। फोर्थ का आंसर आपका ब जाएगा। ब में कितना है, 121.05 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो इसमें हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वह किस तरह से हो रही है इसमें बताना है 2000 जनगणना के अनुसार।
तो पाँचवें का आपका आंसर चला जाएगा ठीक है, 7.64, ठीक है, 17.64% के हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि दर हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है। इस तरह के प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको ज़रूर तैयार कीजिए इस वाली स्लाइड को भी। तो 6 का आंसर आपका चला जाएगा ब, ठीक है, 943 यहाँ पर आ जा रहा है और यहाँ पर 943 स्त्री पुरुष का समानता है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.64, और जनसंख्या कितनी करोड़ है ये भी। फोर्थ का आंसर क्या बताया आपको, फोर्थ का आंसर बताया है 106.9। इस वाले प्रश्न को ज़रूर याद करें, ये वाला प्रश्न भी ज़रूर करें, ये भी ज़रूर करें, ये भी ज़रूर करें, ये आपको पता है बहुत कॉमन प्रश्न है, ये भी ज़रूर करें, ये आपको बता ही दिया गया है। ये तीनों तो आप ज़रूर कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे प्रश्न 5, ठीक है, 5 प्रश्न आपको मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं, 5 प्रश्न हैं इसमें, पाँचों के पाँचों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, भारत में संशोधित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो पहले का आपका उत्तर जाना चाहिए ब, 28 अप्रैल 1977 को जो है जनसंख्या नीति घोषणा की गई थी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो देख लीजिए कैसे चलाया जा रहा पर, ठीक है, स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है या फिर अनिवार्य आधार पर या उपरोक्त दोनों के आधार पर। तो भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है। आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उनकी स्वेच्छा पर आधारित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की समिति सफलता के क्या कारण हैं। जो परिवार कल्याण कार्यक्रम की समिति है उसकी सफलता के हमें कारण बताने हैं इस वाले आंसर में। तो इसमें जो इसके कारण हैं वह सभी हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सामाजिक चेतना का अभाव है, कम प्रचार है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, इसलिए शायद इसको सफलता कम मिल पा रही है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। नवीन जनसंख्या नीति 2001 के प्रमुख उद्देश्य थे या हैं, क्या है बताना है इसमें। तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा द, इनमें से तीनों। 2005 तक जनसंख्या में स्थिरता, 2000 तक प्रजनन दर में कमी और गर्भ निरोध व स्वास्थ्य सेवाएं। तो नवीन जनसंख्या नीति के मुख्य उद्देश्य ये रहे थे जो 2001 में आई थी जनसंख्या नीति, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पाँचवें का आपका आंसर जाएगा ब, 30 जुलाई 2000, ठीक है, 30 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी या की गई है। बहुत अच्छे प्रश्न जा रहे हैं, 6 के 6 को मतलब याद कर लीजिए, बाकी आप देख लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे प्रश्न वही 5, जैसे इस स्लाइड में 5 मिले हैं, अगली स्लाइड में आपको भी 5 ही प्रश्न मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं दूसरी स्लाइड को। जब दूसरी स्लाइड के आपके प्रश्नों को, इसमें पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई। 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। अब एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मिल चुके हैं। एक तो पहली रेलगाड़ी कौन सी कब चली है, ये प्रश्न आपका बन जाएगा यहाँ से। अब कहाँ से कहाँ तक चली है, प्रश्न बहुत कॉमन है और ये मोस्टली आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ये हर कॉम्पिटिटिव में भी आता है आपका इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें है मुंबई से ठाणे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल यात्री योजना कब से प्रारंभ हुई है। तो दूसरे का आपका आंसर जाएगा 10 अक्टूबर 1998, यानी कि 10 अक्टूबर 1998। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने क्षेत्रों में भाग में बांटा गया है। क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, ये प्रश्न बनता है। तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा 16 में, ठीक है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देश में सड़कों की कुल कितनी लंबाई का है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो देश में जो सड़कें हैं उसकी कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है। तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा इसमें 2.6%। ठीक है। भारत की नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति NTCP घोषित की गई। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर नोट डाउन करें। एक तो मेरे हिसाब से ये कर लीजिए और एक ये कर लीजिए आप और एक ये कर लीजिए, 3 तो इसमें ज़रूर ही कर लीजिए। अब हम 5वें का उत्तर देख लेते हैं। 5वें का उत्तर जा रहा है 1 जून 1999, 1 जून और 1999 को NTCP की घोषणा की गई थी, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की। ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी देख लीजिए, आ सकती हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रश्न मिलेंगे 7। ठीक है, 7 प्रश्न की बनी है नेक्स्ट स्लाइड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के प्रश्नों पर, कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं उसमें। तो इसमें पहला प्रश्न है कुल मिलाकर शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत व्यय करती है। कितना प्रतिशत व्यय करती है इसमें बताना है। तो पहले का आपका आंसर जाएगा इसमें 2%। अब कुछ बदल गए हैं तो उनको थोड़ा सा आप ये करंट में भी जाते हैं इस तरह के प्रश्न। भारत में इस समय प्रत्याशित आयु है, कितनी आयु है प्रत्याशित आयु। तो दूसरे का आपका आंसर जाएगा 66। ठीक है। ये प्रश्न जो है आपको जो है ध्यान से देखने पड़ेंगे, किस तरह के प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जैसे करंट्स के प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से ये वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है आंसर जाना चाहिए। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य स्कीम शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी जुलाई 2003 में। ये वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। 20 लाख आवास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था। तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा 1998 और 99। ठीक है, क्योंकि योजनाएं जो चलती हैं 1 साल के अंदर चलती हैं, जैसे 2020 2021, तो ये 1 ईयर का प्लानिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, देखते हैं उसको। 5वां प्रश्न है आपका आवास योजना की धीमी प्रगति का कारण क्या रहा है। महंगी भूमि रही है, लाल फीताशाही रही है, यंत्रों की कमी रही है, या इनमें से सभी रहे हैं। तो 5वें का आपका उत्तर इसमें जाएगा ठीक है, इनमें से सभी रहे हैं ये आवास योजना की धीमी गति के कारण। गांव में स्वच्छता का प्रबंध कौन करता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो 6 का आंसर जाएगा पंचायत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निर्मल भारत का अभियान योजना कब शुरू की गई थी। ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और ये प्रश्न भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये वाला प्रश्न। निर्मल भारत अभियान तो यह की गई थी आपकी वर्ष 2002 में। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 7 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं इस वाली स्लाइड के। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे 9 प्रश्न। ठीक है, 9 प्रश्न मिलेंगे आपको। बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक प्रश्नों को चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय आकलन कौन करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो पहले का उत्तर जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान का कार्य सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन गया कि पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह अनुमान किस वर्ष के लिए किया गया था। तो दूसरे का आपका जाएगा 1867-68। मैंने कहा था ना 1 वर्षीय चलती हैं, तो इसका आंसर ब जाएगा। और एक प्रश्न आपका ये बन चुका है, 2 प्रश्न एक प्रश्न मिल चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के पश्चात 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की थी। अब देखिए प्रश्न एक बन चुका है यहाँ पर। इस समिति के अध्यक्ष से 2 प्रश्न यहाँ पर बन गए आपके। तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो तीसरे का आंसर आपका जाएगा प्रोफेसर PC महालनोबिस। ठीक है, ये भी नोट डाउन करिए और ये भी नोट डाउन करिए, बन सकता है इस तरह का प्रश्न। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समूह की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है। तो फोर्थ का आंसर आपका जाएगा इसमें यह किस आधार पर की जा रही है, 1993-94 के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 पर हम आ चुके हैं। मैंने बताया था इसमें आपको 9 प्रश्न मिलेंगे। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न।
राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कुल उत्पादन की गणना वर्तमान मूल्यों पर तथा स्थिर मूल्य दोनों पर की जाती है, यह कथन है। तो यह कथन है पांचवे का अ, पूर्ण सत्य है। फिर है CSO के अनुसार 9वीं योजना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर रही है, कितनी रही है CSO के अनुसार? तो 6 का आपका आंसर जाएगा इसमें ब, ठीक है, 6 का आंसर ब जाएगा, 6.2% रही है। फिर आते हैं 7 क्वेश्चन पर, 7 के बाद 7, 8 और फिर उसके बाद 9, 3 प्रश्न आपके होने हैं और 4। चलिए देखते हैं 7, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में आपके। तो 7 का आंसर आपका इसमें जाएगा ब, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय वृद्धि के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे अधिकांश योजनाओं के अंत तक क्या हुए बताना है इसमें। तो वो उनका क्या हश्र हुआ या क्या बात हुई? तो उनका हुआ प्राप्त नहीं किए जा सके। हर योजना का मुझे लगता है यही हाल होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है? उसका हो जाता है बढ़ता जाता है। राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। कब बढ़ता जाता है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है। तो 9 प्रश्न इस स्लाइड के मिले हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसके भी। बताएं आपको कौन कौन से करने चाहिए आपको? ये वाला भी करना चाहिए और भारत में ये वाला भी और ये वाला भी सही है। ऊपर देख लेते हैं और कौन से आपके लिए सही जा सकते हैं। ये वाला प्रश्न भी आपके लिए जा सकता है और ये भी आपके लिए जा सकता है, ठीक है। ये 3-4 तो कर ही लीजिए। इस वाली स्लाइड के 9 प्रश्न थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। नेक्स्ट में आपके वैसे 9 ही हैं, लेकिन ऊपर के 1, 2 आपके नहीं हैं। हमारे 3 से यहाँ दूसरी स्लाइड शुरू होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के आपके क्वेश्चंस। तो ये प्रश्न आपके 9 से शुरू हुए, देखते हैं 9 से, मतलब 9 प्रश्न हैं आपके इस वाली स्लाइड में भी, लेकिन ये प्रश्न आपके 3 से शुरू हुए हैं, ठीक है। देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति नियुक्ति की। ये वाले तो स्लाइड हमारी हो चुकी है, ये वाली स्लाइड हो चुकी है स्टूडेंट हमारी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपकी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं प्रश्न क्या बनेंगे, यहाँ से देखते हैं। इस वाली स्लाइड के आपके प्रश्न बनेंगे 3, 3, 6, 7 प्रश्न बनेंगे इसमें, ठीक है। इस वाली स्लाइड के 7 प्रश्न आपके बनेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये प्रश्न तो हमने करना ही है। आपको मालूम है ना कि योजना आयोग की स्थापना तो पढ़नी ही है, लेकिन अब योजना आयोग का नाम चेंज हो चुका है, अब ये नीति आयोग हो चुका है। अब ये नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये अभी फ़िलहाल में हुई है, तो अभी फ़िलहाल में हुई है। इसकी आप तारीख और सन भी याद कीजिए, योजना आयोग का भी याद कीजिए और नीति आयोग का भी याद कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। सर्च कर लेना इसको। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो पहले का आपका आंसर इसमें कौन सा जाएगा? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो पहले का आंसर जाएगा 15 मार्च 1950 को। आपसे वो योजना आयोग भी पूछ सकते हैं, नीति आयोग भी पूछ सकते हैं, तो दोनों ही आप तैयार करके रखिए। लेकिन 100% पे 90% तो आपसे यही पूछा जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं है, आपका सिलेबस अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। तो योजना आयोग आपके सिलेबस में है, तो ये पूछा जाएगा आपसे। 99 तो आपकी 90 तो आपकी यही उम्मीद है, लेकिन कुछ भी हो सकता है प्रश्नों में, है ना। चलिए देखते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो दूसरे का आपका आंसर इसमें जाएगा ब, ठीक है। ब इसमें जाएगा 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई है प्रथम पंचवर्षीय योजना। याद रखिए डेट इसकी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान दिया गया था किस पर? इस वाली स्लाइड के 7 प्रश्न हैं और 7 ही के 7 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबको देखना। तो आपका इसका आंसर जाएगा तीसरे का, इसका आंसर आपका जा रहा है उद्योग पर, ठीक है। उद्योग पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया था, कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख लक्ष्य क्या थे? तो 4th का आपका आंसर जाएगा इसमें आ, ठीक है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 1 मिनट, 4th का आंसर आपका
इसका आंसर की में आंसर उन्होंने वैसे आ दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है उपरोक्त दोनों जाना चाहिए। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी और स्थिरता के साथ विकास भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि यहाँ 2 प्रमुख लक्ष्य पूछे गए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 5वें का आपका आंसर जाएगा 1 अप्रैल 2006 को। ठीक है, नहीं 1 अप्रैल 2007 को। तो 5वें का आपका आंसर जाएगा ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं आपके 6 क्वेश्चन पर। 6 में आपका आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 6 में जाएगा आंसर आधारिक संरचना का विकास। फिर लास्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास की नई व्यूह रचना शुरू हुई, यह कब शुरू हुई है? तो 7वें का भी आंसर आपका ब ही जाएगा 1991 में। तो इस तरह के ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। यहाँ पर देखिए आंसर की दिखाती हूँ आपको। 4th का आंसर यहाँ पर आ दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आंसर आपके जाना चाहिए उपरोक्त दोनों जाने चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा, आप काफ़ी समझदार स्टूडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई है। इस स्लाइड में आपको सिर्फ जो है कितने प्रश्न मिलेंगे? इस स्लाइड में आपको 4 ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 4 प्रश्न मिलेंगे इस वाली स्लाइड में। चारों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं, नोट डाउन करें इनको। 12वीं पंच योजना के प्रारंभ का बताना है कब हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2012 को। 12वीं योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य है क्या? योजना 12वीं जो योजना है पंचवर्षीय योजना, उसमें क्या है लक्ष्य? तो दूसरे का आपका आंसर जाएगा 8% आर्थिक विकास का लक्ष्य है। क्योंकि जितनी भी योजनाएं आती हैं सबको डिवाइड कर दिया जाता है कि इसको इतने परसेंट, इसको इतने परसेंट, इसको इतने परसेंट, शिक्षा पर इतना परसेंट होगा। तो इसमें जो 12वीं योजना आई थी इसमें आर्थिक विकास का लक्ष्य 8% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश है। मैंने कहा ना हर योजना पर जो है प्लानिंग की जाती है। तो 3rd का आपका आंसर इसमें जाएगा अ। इस तरह ये करोड़ में। ठीक है, 80, 50, 123 करोड़ कुल निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपका। भारत 12वीं योजना में कुल योजना व्यय का सामाजिक सेवाओं पर व्यय होगा। अब यहाँ पर सामाजिक सेवाओं का पूछा है, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा है, ऊपर आर्थिक क्षेत्र का पूछा था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो 4th का आपका आंसर जाएगा 18.7%। ठीक है, जरूर नोट डाउन करें इसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको जरूर नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर के प्रश्नों पर हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं। अब देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास नीति में सुधार की तीव्र गति से लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो कब लिया गया था ये? तो इसका आपका पहले का आंसर जाएगा 1994 में। नरम आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, ये कब किया गया? ये किया गया था 1985 में। उदारीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने उद्योगों को लाइसेंस मुक्त नहीं किया गया है? तो 3rd का आंसर जाएगा आपका 6 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, 5, 6, 7 एक साथ देखते हैं। 4th में उच्च प्राथमिकता प्राप्त 34 उद्योग में कितने प्रतिशत विनियोग बेरोक टोक में किया जा सकता है? तो 4th का आपका आंसर जाएगा 51%। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा कब से लागू किया गया है? ये आपका शॉर्ट फॉर्म भी हो गई और फुल फॉर्म भी, इसको भी ज़रूर देख लीजिए। तो 5वें का आपका आंसर जाएगा इसमें 2 जून 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे चरण की आर्थिक सुधार में विदेशी निवेश की भागीदारी निश्चित की गई है दूसरे चरण के आर्थिक विकास सुधारों में। तो 6 का आंसर आपका जाएगा 51%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, 8, 9, 10 सब तीनों को एक साथ, चारों को एक साथ देखते हैं। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न। दूसरे चरण में ये आपका हो चुका है। 7 से देखते हैं। दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया गया। 2 क्वेश्चन को एक साथ मिक्स करके पढ़िए इनको। तो कब किया गया है? ये 7वें का आपका आंसर हो जाएगा 2000 से 2001 तक। दूसरी पीढ़ी के सुधारों में होटल व पर्यटन उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। कितनी दी गई? तो 8वें का आपका आंसर हो जाएगा 100% दी गई। रक्षा उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। यहाँ पर क्या पूछा गया? होटल व पर्यटन में। यहाँ पर क्या पूछा गया? रक्षा उद्योग के बारे में। तो 9 का आंसर हो जाएगा 26%।
बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है कितनी, तो 10वें का आपका आंसर हो जाएगा 49%। और ये जो आंकड़े हैं ये थोड़ा पुराने हैं, लेकिन आपके जो चैप्टर के अकॉर्डिंग है वो ये हैं। तो आपकी फ़र्स्ट और सेकंड का मैंने अधिकतर सिलेबस इसमें इन स्लाइड्स वाली इस जो है वीडियो में करने की कोशिश की है। आज शाम तक आपको जो है दूसरी वीडियो मिलेगी, वो भी फर्स्ट मैंने आपकी डाल दी थी। सेकंड की ये जो सेकंड जो आपका पेपर है उसकी ये पहली वीडियो है, लेकिन फर्स्ट पेपर की 2 पार्ट आपके हो चुके हैं। फर्स्ट पेपर का आज आपको थर्ड फोर्थ यूनिट से मिल जाएगा मिक्स करके, ऐसे ही कल दूंगी। और फिर आपका ये भी चलते रहेंगे, दोनों चलेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट में आप लगे देखते रहिए प्रश्नों को और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। प्रश्न सभी तैयार कीजिए। जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि मैडम ने जो कराए हैं प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे, और यहाँ से आपका 60-70% ज़रूर पेपर बनेगा। और लास्ट ईयर के जो मैंने पेपर डाला है उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसकी सॉल्विंग नहीं डाली थी। उसको सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो है आधे से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा प्रश्न को अटैम्प्ट करने के लिए। क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा कि हमें क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है तो आपको पता भी चल जाएगा कि हमें किस तरह से अटैम्प्ट करना है। दूसरे, क्योंकि लास्ट ईयर से प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं, प्रश्न वही रहते हैं, आंसर वही रहते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो उनको पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन प्रश्न उसमें से आपके 100% आएंगे। कौन से आएंगे ये नहीं पता, इसलिए पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए। फर्स्ट भी और सेकंड भी आपको चैनल पे मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक एंड शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।